चलिए आज का पेंडिंग टॉपिक है मॉडरेट्स अचीवमेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल एंड बम थ्रोन एट लॉर्ड हार्डिंग। तो कैपिटल की शिफ्टिंग हो रही थी तो चांदनी चौक पे बम गिरा था उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक कल हम पढ़ेंगे, यहीं से हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह मॉडरेट्स ने प्रेयर्स, पटिशन और प्रोटेस्ट का रास्ता धारण किया और अपनी पॉलिटिक्स को आगे चलाया, ठीक है जी। तो मॉडरेट्स की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो क्या थी? एक्ट ऑफ 1891, जिसको 1892 में अप्लाई किया गया। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी, ठीक है। इस एक्ट में प्रोविजन क्या थे? पहला, इस एक्ट में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस का एलिमेंट आया। इलेक्शंस का एलिमेंट सबसे पहले इस एक्ट में आया। भारत में अभी तक इलेक्शंस का कोई एलिमेंट नहीं था। अब तक जितने भी सदस्य चुने जा रहे थे वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के द्वारा ही चुने जा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में कुछ इलेक्शन के द्वारा किसी को, हाँ जी मैडम क्लास में हूँ। हाँ जी मैडम, हाँ जी हाँ एक मिनट। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ जी सर, वो वाइफ को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। हाँ जी ये मैं आपकी तो मैडम मुझे नंबर दो, मैं आपके साथ हाँ जी हार्डिंग्स। चलिए पहली बार मॉडरेट अचीवमेंट्स। तो मॉडरेट्स की पहली अचीवमेंट क्या थी? एक्ट ऑफ 1891, जिसको 1892 में अप्लाई किया गया। इस एक्ट में सबसे पहले इलेक्शंस का एलिमेंट आया। कैसे? इससे पहले जो मेंबर्स गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे थे, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जा रहे थे उनको कौन नॉमिनेट कर रहा था? खुद गवर्नर जनरल। उनको नॉमिनेट कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल, ठीक है। पहली बार ऐसे मेंबर्स का इलेक्शन हुआ। अब ये जो इलेक्शन होगा ये कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं आया। इलेक्शन तो चाहे आए पर इनडायरेक्ट इलेक्शन आए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या था कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लॉर्ड रिपन ने म्यूनिसिपैलिटीज बनानी थी। अब इन म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर मेंबर्स थे और ज्यादातर जो मेंबर्स म्यूनिसिपैलिटीज में चुने गए थे वो कौन थे? इंडियंस थे।
मैंने आपको बताया था ना, इंडियंस ने बोला कि हमको एमएलए बनाओ, तो उन्होंने कहा पहले इसकी ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग काम कर ली म्युनिसिपैलिटीज में। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे चलना था, म्युनिसिपैलिटीज के लोगों ने अपनी वोटिंग से अपॉइंट करना था, और वो अपॉइंटमेंट में जो मेंबर आएगा, जिसका भी नाम आएगा, वो सीधा कहां पर जाएगा, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल को सलाहकार जो काउंसिल थी, जिसमें गवर्नर जनरल और 12 मेंबर थे, इस काउंसिल में वो आदमी अपॉइंट होगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ इंडियन मेंबर्स यहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन के वे से यहां पर गए। इलेक्शन का एलिमेंट आया पर इनडायरेक्ट वे से आया। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलिए। इस एक्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जहां पर इन लोगों को बिठाया जा रहा था, उनके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। पहले कितने थे, 12, और अब इसको क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ये उनकी दूसरी अचीवमेंट थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेक्ट के तहत अपने मेंबर्स को, अगर मेंबर्स इंक्रीज होंगे तभी भारतीय ज्यादा जाएंगे, अगर मेंबर्स ही 12 होंगे तो भारतीय कितने जाएंगे, एक इक्का दुक्का चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या थी, मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहां पर जो इंडियन मेंबर्स थे, जो भी इंडियन मेंबर्स इस काउंसिल में आए थे, वो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछ सकते थे। पहली बार उनको ये राइट मिला कि आप सरकार से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले उनके पास ये राइट भी नहीं था, सरकार क्या कर रही है आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनसे। ठीक है, ये इन लोगों का स्टेटस था कि सरकार कहती थी तुम हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हम जो मर्जी करें। ठीक है, पहली बार उनको राइट दिया गया कि वो अब कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर साथ ही पूछा गया, बोला गया कि आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसका मतलब क्या हुआ पता है सर, आर्टिकल 370 एबॉलिश क्यों किया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। सर आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, आप नहीं पूछ सकते ये चीज, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात पूछने की। एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मैंने पूछा 370 क्यों खत्म हुआ, आपने कहा हमने टेररिज्म खत्म करना है, मैंने कहा टेररिज्म तो अभी भी है, ये चीज नहीं आप पूछ सकते, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे ये अचीवमेंट है, पर देखिए ना, डेवलपमेंट तो देखो, हेल्दी बहस अगर होगी तो काउंटर क्वेश्चन ही होगी ना, वो आपने दिया ही नहीं राइट हमको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट जो था, बजट के ऊपर भी आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और ना ही यहां पर आपको अभी वोटिंग राइट मिला है। बजट के ऊपर आप वोटिंग भी नहीं कर सकते। तो अब मॉडरेट्स ये बात कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। ठीक है, और इसी के अंदर कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो यंगस्टर्स थे, और उनका ये मानना था कि ये जो चीज हुई है ना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये मॉडरेट्स को कहीं गलती लग रही है कि ये आपकी अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट नहीं। ठीक है, एक दो टॉफियां दे भी दी अगर आपको कि ये आपकी अचीवमेंट है, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बजट के ऊपर बात नहीं कर सकते, पैसा आपका, बजट वो बना रहे हैं, वोटिंग राइट आपके पास नहीं, तो क्या अचीवमेंट है इसके अंदर आपकी। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस के अंदर जिनको अब ये लगने लग पड़ा था कि जो ये मॉडरेट्स की फिलॉसफी है ये अब काम नहीं करने वाली। ये जो मॉडरेट्स की फिलॉसफी है 3P की, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, ये टोटली फेलियर हो चुका है। अगर ये फेलियर ना होता, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाता, आपको नहीं दिया उन लोगों ने। इसका लोग आपसे डरते डरते कुछ नहीं है, ना ही आपका कोई प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, वो जस्ट आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट ऐसा भी आया कांग्रेस के अंदर, एक ग्रुप ऐसा भी आया जिसने ये बोला भैया इस चीज का हल पता क्या है, अंग्रेजों से अपना अधिकार लेना है, इसका हल यही है कि आपको
पैसिव रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। सीधे से सीधे बात करनी पड़ेगी। ये क्या, ये तमाशा बना के रखे, चिट्ठी लेके चले जाते हो, धरने लगा के बैठ जाते हो, उसके पैर पकड़ लेते हो, ये क्या तमाशा है? इससे तुमको आजादी मिलेगी? कभी नहीं, ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। गिड़गिड़ाने से कभी आजादी नहीं मिलती। आपको आजादी लड़नी है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, आंखों से आंखें मिलानी पड़ेंगी, क्योंकि आखिरकार हमारा देश है, हम भीख मंगे नहीं है अपने देश के अंदर। क्या वो डोंगा लेके चल जाते हैं, हाय हाय मुझे एक्ट दे दो, मुझे सिविल सर्विस दे दो, मुझे वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में दे दो। कोई भिखारी हो तुम? हम अपने राइट मांग रहे हैं, हमको क्या जरूरत है यहाँ पर भिक्षावृत्ति करने की? ठीक है, तो ये लड़के क्या कहते थे कि पैसिव रेजिस्टेंस, और इस ग्रुप को क्या बोला गया? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। हिंदी की किताबों में आपको क्या मिलेगा? ये गरम दर्द, गर्मी, गुस्सा। हम क्यों मांगे भीख भाई? हमारा अधिकार है और हम छीनेंगे उसको, सीधी बात है। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया? गरम दर्द। एक्सट्रीमिस्ट का जो ओरिजिन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वर्ल्ड लेवल पे ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि एक्सट्रीमिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अंग्रेजों को आंखें दिखा रहे? कुछ तो हुआ होगा ना। वर्ल्ड लेवल पे दो सबसे बड़े एपिसोड्स हुए थे। पहला एपिसोड, इटली, जो उस समय बहुत बड़ी पावर थी, इटली को किसने हरा दिया? इथोपिया, एक अफ्रीकन कंट्री जहां पर कबीलाई लोग हैं। इटली, जहां पर रोम सिविलाइजेशन आई, मॉडर्न देश, और उसको कौन हरा रहा है? एक कबीलाई देश अफ्रीका का, जहां पर लाइट ही नहीं है, जंगलों में रह रहे। और दूसरी बात, रशिया को किसने हरा दिया? जापान। सर ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। पहला मिथ जो खत्म हुआ, अंग्रेजों ने ये मिथ चलाया हुआ था, जो गोरी चमड़ी वाले हैं वो सुपीरियर है, ब्रिटिश रंग वाले जो हैं वो इंफीरियर हैं। आपका ये मिथ खत्म हो गया, क्योंकि आपको अफ्रीकन कंट्री काली चमड़ी वालों ने हरा दिया। तो आपका पहला मिथ तो यही खत्म हो गया कि गोरी चमड़ी वालों को ही भगवान ने ये राइट दिया है कि वो राज करेंगे। खत्म होगी ना कहानी, ठीक है। दूसरा, इनका ये मानना था कि जो एशियंस हैं ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, और इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता। हमारा ये दायित्व है कि हम इनको क्या करें? सिविलाइजेशन सिखाएं और एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएं। ठीक है, हम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता। ठीक है भैया, तो जापान भी तो एशियन कंट्री था ना, इतना सा कंट्री, और इतने बड़े कंट्री को हरा दिया। तो ऐसी बात थी तो जापान से क्यों हार गए? जापान तो गिनती का एक आइलैंड है, कंट्री भी नहीं है। और रूस एक कंट्री है प्रॉपर, आधी एशिया में बड़ी हुई है, आधी यूरोप में बड़ी हुई है। इतनी बड़ी कंट्री को किसने हरा दिया? जापान ने। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, मिथ खत्म हो गया ये, ठीक है। तीसरा सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट, द फिलॉसफी ऑफ नेलिज्म। ये फिलॉसफी कहां पर है? रूस में। जब रशिया हार गया जापान से, तो कुछ वहां के यंगस्टर थे, उनको इतना बुरा लगा, उनका यार नाक कटवा दी, लिटरली नाक कटवा दी। और वहां पर उन्होंने क्या किया? एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट लेके आए, जिसके तहत रशिया में रेवोल्यूशन हुआ और रशिया का राजा जार अलेक्जेंडर को अपना पद छोड़ना पड़ा। आंदोलन करवा दिया उन लोगों ने वहां पर कि तू इस जगह पे बैठने लायक नहीं है। नाक कटवा दी, इंटरनेशनल लेवल पे छुरी लगा दी हमारी। नेलिज्म, और नेलिज्म क्या थी? कट्टरता। तो इस एपिसोड से भी इन लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि अगर नेलिज्म की फिलॉसफी वहां पर जार अलेक्जेंडर को हटा सकती है, तो हम यहां पर क्या ब्रिटिशर्स को नहीं हटा सकते?
इस 3 इंटरनेशनल इवेंट्स ने उनको क्या किया, कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब वो सीधी सीधी लड़ाई इनसे लड़ सकते हैं। समझ में आ गया? ये फिलॉसफी किसकी थी? एक्सट्रीमिज्म। क्या हुआ? किसी की? वो छोले भटूरे बेच रहा होगा यार, टेंशन ना लो। ठीक है जी, समझ में आ गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको क्या कारण थे कि भारत में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट आई? ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, एक्सट्रीमिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? पहले लीडर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, औरबिंदु घोष। एक्सट्रीमिस्ट के 4 सबसे बड़े लीडर्स ये थे, ठीक है जी। और इनको क्या बोला गया? ये तिगड़ी को क्या बोला गया? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, ठीक है। चलिए, पहला बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, पुणे जिले में, ठीक है। ये बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। ये बेसिकली कौन थे? ब्राह्मण थे। और इनकी हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी रही है इसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू से। ये बहुत एजुकेटेड थे और एल्फिंस्टन कॉलेज के मैथ्स के टीचर भी थे। एल्फिंस्टन कॉलेज कहां पर है? पुणे, सॉरी बॉम्बे। यहां पर ये किसके टीचर थे? मैथ्स के टीचर थे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। आप ब्राह्मण हैं, चिटपावन ब्राह्मण है। आप शुरू से एग्रेसिव पॉलिसी लेके आए हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एजुकेटेड है, ये नहीं कि अनपढ़ गवारता है कोई, ठीक है। एल्फिंस्टन कॉलेज महाराष्ट्र बॉम्बे में ये मैथ्स के टीचर थे, वहां से पढ़े और मैथ्स के टीचर भी बने, ठीक है। आगे चलिए, आपने पुणे में एक कॉलेज बनवाया था जिसका नाम क्या था? फर्गुसन कॉलेज। आज भी एग्जिस्ट करता है। 99.99% मेरिट जाती है, सिंपल कॉलेज है ये। इसके अलावा आपने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनवाई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आपने हमेशा ब्रिटिशर्स का विरोध किया, उनके अगेंस्ट बोला, और इसके लिए आपने 2 न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए। पहले न्यूज़पेपर का नाम क्या था? मराठा, और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम क्या था? केसरी। मराठा और केसरी। आगे चलिए, इन्होंने भारत में शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया और भारत में गणपति फेस्टिवल शुरू करने वाले भी ये ही थे। तो गणपति फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे देश में फैल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, गणपति फेस्टिवल
फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। पहली बात, गणपति फेस्टिवल जो ये बना रहे हैं आजकल, इसका कोई वेदों में पुराणों में जिक्र नहीं है, ठीक है। इसको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये नहीं था मूर्ति उठाई, नाच टप के समुद्र में फेंक दी। इसका मतलब ये था कि वो गणपति फेस्टिवल बनाते थे, अंग्रेज कहते थे भैया क्या कर रहे हो, हम अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, आप नहीं कुछ हो सकते बोल। तो अंग्रेज तो पहले 1857 टेंशन में, हमने किसी के धर्म को हाथ लगाने की कोशिश की, रिवोल्ट हो गया, वो तो अब लगा ही नहीं रहे धर्म को हाथ। इन्होंने क्या किया, जब ये गणपति और शिवाजी फेस्टिवल बनाते थे, जितने भी रेवोल्यूशनरी थे पूरे इंडिया में उनको बुला लेते थे यहाँ पर, और यहाँ पर बैठकर क्या होती थी, सीक्रेट मीटिंग्स होती थी कि हमने अंग्रेजी एम्पायर को कैसे उखाड़ना है। ये इसका मोटो था कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, गरम दल सोचने वाले लोग हैं, वो सारे उस फेस्टिवल में आए। लोग नाची हैं जिन्होंने नाचना है, हम लोग वहां पर बैठकर मीटिंग्स करें और ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़े हैं। सीक्रेट मीटिंग्स होती थी यहाँ पर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इन चीजों का इतिहास में कोई मतलब नहीं है। हमारे हिंदू मान्यताओं में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था अंग्रेजों को यहां से निकालने का। क्लियर है जी? आगे चलिए। अंग्रेजों के एक ऑफिसर रहे हैं सर वैलेंटाइन च्यूरिल। उन्होंने क्या बोला था, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। जितना भी माहौल खराब हो रहा है ना भारत के अंदर, उसका बाप कौन है, पितामह कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक के कारनामे हैं जो भारत के अंदर गरम दल मजबूत हो रहा है और बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब यहां से उनकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं कि अंग्रेज ऑफिसर उनको क्या बोल रहा है। फादर ऑफ इंडियन हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही आपको? समझ है हैंडराइटिंग गड़बड़ है हैंडराइटिंग में? चलो ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलिए, अगले कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए, लाला लाजपत राय का जन्म कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक है। लाला लाजपत राय भी जो थे बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। क्या हुआ? लाला लाजपत राय जो थे वो भी एजुकेटेड थे। लाला लाजपत राय जो थे वो मेजनी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। मेजनी कौन है? वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का जन्म कैसे हुआ? इटली ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर रोमन एम्पायर था, रोमन सिविलाइजेशन थी। बाद में क्या हुआ, जर्मेनिक ट्राइब्स आई जिन्होंने जर्मनी बनाया, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और तोड़ दिया उसको, काफी स्टेट्स में तोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर राज करने लग पड़े। क्रेडिट गोज टू मेजनी। मेजनी ने क्या किया, फिर से इटली में नेशनल मूवमेंट लेके आया और ये टूटे हुए जो प्रदेश थे उनको फिर से एक कर इटली को एक देश बनाया, ठीक है। इस मेजनी को वो अपना क्या मानते थे? पॉलिटिकल गुरु। और उन्होंने अपनी लाइफ में मेजनी, लॉर्ड कृष्ण और शिवाजी के ऊपर काफी बुक्स लिखी। वो इन पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित थे, ठीक है, और इन पर्सनैलिटीज के ऊपर उन्होंने काफी किताबें भी लिखी और लोगों को भी एजुकेटेड किया।
क्लियर है जी, समझ में आ गया। इसके अलावा लाला लाजपत राय अमेरिका भी गए और उनकी जो लाइफ का 5 इयर्स थे वो कहां पर बीते, अमेरिका। अपनी जिंदगी के 5 साल उन्होंने कहां पर बिताए, अमेरिका में बिताए, ठीक है। और जब वो अमेरिका गए यहीं पर भी उन्होंने इन आइडियाज को पढ़ा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और सबसे बड़ी बात रेवोल्यूशन। तो इन आइडिया से इंस्पायर होकर वो फिर से कहां पर आए, भारत आए, इंडिया आए और इंडिया में आकर उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को आगे चलाया। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को आगे चलाया। क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हैंडराइटिंग समझ आ रही है अब आपको? अब तो आ रही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज तो यही है, फिर मैं स्लाइड बना के लगा दूं यहाँ पर। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैंडराइटिंग समझ आ रही है या और अच्छा करें इसको? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल कहां के थे? बंगाल के थे। भारत में स्वदेशी का सबसे पहले जो नारा दिया था, स्लोगन दिया था, वो किसने दिया था? बिपिन चंद्र पाल। आज बाबा रामदेव भी दे रहा है, विदेशी ठुकराओ स्वदेशी अपनाओ, वो अलग बात है, अपना माल बेचना है, ठीक है ना। तो ये जो था ना, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाओ, विदेशी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, छोड़ो उसको, ठीक है। ये नारा किसने दिया था कि हमको स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं? बिपिन चंद्रपाल। सर ये छोटा मोटा नारा नहीं है, ये बहुत बड़ा नारा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन बेस क्या था, क्यों आई थी यहां पर? वो इकोनॉमी, पैसा कमाने। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने भी ये काम किया, पैसा कमाया। अगर हम उसकी कमर ही तोड़ दे, अगर हम उसके प्रोडक्ट्स को खरीदे ही ना, तो ब्रिटिश एम्पायर को लॉस हो जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली ब्रिटिश एम्पायर खुद ही यहां से चला जाएगा। दिमाग देखो बंदे का कितना तेज है। एक बच्चा पेपर देने जा रहा है, ठीक है, उसका गेट ही बंद कर दो, भैया ऐसा है तुम लेट हो गए, जाओ हम तुमको पेपर देने नहीं देंगे। कौन सा पेपर और कौन सा यहाँ रिजल्ट, बात ही खत्म होगी। यही चीज की उन्होंने, एंट्री गेट बंद कर दी। देखो बॉयकॉट कर दो, स्वदेशी को यूज करो। जब आप स्वदेशी को यूज करोगे, अपने आप इनकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, अपने आप भागे किसी और कॉलोनी को ढूंढेंगे फिर ये। तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि भारत में स्वदेशी का स्लोगन देने वाले ये थे। आगे चलिए, अरबिंदो घोष। भारत में बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस का नारा किसने दिया था? अरबिंदो घोष ने। बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस। हेलो, हाँ सुन जल्दी बोलो। कल 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 नहीं, आज नहीं, कल। पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट।
देखो, अरविंदो घोष ने बहुत बड़ी बात की थी। वो कहता सिर्फ स्वदेशी से ही काम बनने वाला नहीं है। अगर आप पतंजलि की भी पेस्ट ले रहे हो, साथ में कोलगेट की भी पेस्ट ले रहे हो, तो उसमें कोलगेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उनकी सेल ही कम होगी, सेल ही कम हुई है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा फायदा तो तब है ना जब आप स्वदेशी को लो और फॉरेनर्स को बॉयकॉट करो। पतंजलि लो, कोलगेट को बॉयकॉट कर दो। चाइना ने आंख दिखाई थी ना भारत को जब बॉर्डर में पंगा लिया था, जब इनकी लड़ाई हुई थी तिब्बत में। एक नारा आया था कि इस बार दिवाली में चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट, चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट। 10 दिन के अंदर चाइना का फोन आ गया था, सिर्फ 10 दिन के अंदर, हम आपसे अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अकल ठिकाने आ गई थी उसकी, सिर्फ मात्र 10 दिन। जो काम आर्मी नहीं कर पाई थी ना 1961 में, वो सिर्फ एक नारे ने कर दिया था। और शी जिनपिंग फोन लगा रहा था मोदी को कि सर सॉरी सेटलमेंट करेंगे। वो बाद में वो मालदीव उसने आंख दिखाई, ठीक है, कि चिंगारी किसकी थी, चाइना की। ठीक है, बोल दिया ना, बकवास की उसने। ठीक है, एक मूवमेंट शुरू होगी बॉयकॉट मालदीव, हमने नहीं जाना मालदीव में, हम गोवा जाएंगे। मोदी जी ने पौंडीचेरी में घूम के दिखा दिया, महीने बाद आके माफिया मांग रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, इसके इंप्लीमेंट्स आज भी देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज उन्होंने पहले ही कह दी थी, बॉयकॉट, सिर्फ स्वदेशी यूज करने से कुछ नहीं होगा, बॉयकॉट करो। और सबसे बड़ी बात, पैसिव रेजिस्टेंस। आंख दिखाते हो तो आंख ही दिखाएंगे, आंख दिखाते हो तो माफी नहीं मांगे, सर माफ कर दो, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, आप तो गुस्सा करके नहीं। आंख दिखाओगे तो आंख फोड़ देंगे, पैसिव रेजिस्टेंस। बुलेट टू बुलेट, बुलेट मारोगे तो बुलेट ही खाओगे। ठीक है, ये पॉलिसी कौन लेके आए थे? अरविंदो घोष। ये क्या थी? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। अब कांग्रेस के अंदर ऐसा दल आ चुका है, ठीक है। और यहां पर दूसरा दल कौन सा है? मॉडरेट्स। ठीक है, ये चलते हैं पीस से, पीस लविंग लोग है ना ये। तो आप बताओ, इनकी आपस में बनेगी? कभी बन सकती है? कभी नहीं। चूहा और सांप इकट्ठे रहते हैं? नहीं रहते ना। वो तो भगवान शिव है जिनके पास रहते हैं, और कहीं नहीं रहते। ठीक है, और यही बाद में कारण बनेगा 1907 का सूरत स्प्लिट। पढ़ेंगे इसको भी, पढ़िए। जब कांग्रेस के अंदर डिवीजन हुई थी, पहली डिवीजन हुई थी, सूरत स्प्लिट। क्योंकि आइडियोलॉजी में डिफरेंस है ना इनकी, चलना ही जल्दी लंबा काम। आगे चले। चलो, ये एनवायरनमेंट चल ही रहा था, तो भारत में एक नया वाइसरॉय आता है, और इस वाइसरॉय का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने आते ही ऐसे बम चलाए, ऐसे बम चलाए, लोगों के पर्दे फाड़ दिए। और चलाएगा बड़े तरीके से, ये नहीं कि मतलब सीधा ही फेंकेगा, चलाएगा हवा पे, पत्थर उनके लोगों के ऊपर गिरेंगे। सीधा नहीं फेंकेगा जैसे लॉर्ड लिट्टन फेंक रहा था, ले पकड़ तेरे मुंह पे मारा मैंने, वो काम नहीं करेगा। बड़े तरीके से चलेगा ये, और अपना काम भी करता जाएगा। पहला काम, यूनिवर्सिटी एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट, चलिए, बहुत बड़ा एक्ट था ये। इसने कहा हर यूनिवर्सिटी में क्या होती है? सीनेट होती है, पता होगा आपको, ठीक है। और सीनेट के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। लॉर्ड कर्जन ने एक रिपोर्ट मंगाई, और उस रिपोर्ट में आया कि खासकर जो बंगाल के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं,
यहां पर भारत की नेशनल मूवमेंट अपनी पीक में है, यहां पर भारत की नेशनल मूवमेंट अपनी पीक पे चल रही है। जो यहाँ पर जो लड़के हैं वो इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से कि वो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो रही है और वो भारत से ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए तत्पर है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, साथ ही एक एक्ट लॉन्च कर दिया, यूनिवर्सिटी एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट में उसने क्या किया, पहला उसने कहा जो सीनेट के मेंबर्स होंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा, वाइसरॉय। बहुत बड़ी बात है, पहले इंडियंस थे, ज्यादा थे, अब उन्होंने क्या किया, इंडियंस को घटा दिया। अब कॉलेज की मैनेजमेंट की किसकी दादागिरी चलेगी, अंग्रेजों की। अगर किसी बंदे ने वहां पर अंग्रेजी मुर्दाबाद, अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद करने की कोशिश की, सीनेट ने पकड़ना उसको कॉलेज से बाहर करता। पहले इंडियन से ये चीज हो नहीं रही थी, अब उन्होंने कह दिया कि गवर्नर जनरल के पास पावर है, वो अपना बंदा बैठा सकता है वहां पर। अब उसने काम क्या करना है, उसे उठा उठा के लोगों को बाहर कर देना, अपने आप ठंडे होके बैठ जाएंगे। ठीक है, दूसरा काम उसने क्या किया, उसने बोला जिस भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में अगर हमको ऐसा पता लगा कि वहां पर नेशनलिज्म की कोई आग जली है और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ बोला गया या नारेबाजी हुई है, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एफिलिएशन कैंसिल कर दी जाएगी। तीसरा उसने बोला यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ह्यूमैनिटीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सर बताइए इसका कारण क्या है? अब आप कहोगे वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको टेक्निकल एजुकेशन देना चाहता है और सर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, क्रांति, ये चीजें आप किसमें पढ़ते हो, ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हो, टेक्निकल एजुकेशन में नहीं पढ़ते। तो लोगों को क्या बोल रहा है, मैं देखो जी भारतीयों, मैं तुमको रिफॉर्मेशन लेके आया हूं, मैं तुमको टेक्निकल एजुकेशन देना चाहता हूं, मैं तुमको इंजीनियर्स बनाना चाहता हूं। अंदर खाते चक्कर क्या चल रहा है कि भारत के अंदर ह्यूमैनिटीज को कम पढ़ाया जाए ताकि इतिहास कम पढ़ेंगे तो इन आइडियाज से कम जागरूक होंगे, भारत में नेशनल मूवमेंट को दबा दिया जाए। कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, समझ रहे हो ना बात को, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये। आगे चलें, अगला काम म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। उसने बोला जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर काउंसिल है उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उसको गवर्नर जनरल, उसको यानी वाइसरॉय अपॉइंट करेगा। क्यों? ऐसा क्यों बोला उसने कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो मेंबर्स होंगे उसको वाइसरॉय अपॉइंट करेगा? क्यों? लगाओ लॉजिक। अभी पढ़ा नहीं है ये, पढ़ के तो खड़े हो भी। उसमें क्या बोला था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर जाएंगे कहां से जाएंगे? मेंबर क्या थे ज्यादा?
इंडियन, क्योंकि लॉर्ड रिपन लगा के गया था वहां पर। उसने क्या कर दिया, वॉइस रॉय अपॉइंट करेगा। अब उसने म्युनिसिपैलिटी काउंसिल में अगर 100 मेंबर हैं तो 80 उसने कौन से रख दिए, ब्रिटिशर्स, और 20 कौन रख दिए, इंडियंस, ताकि कल अगर वोटिंग हो तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस ना जा पाए, ब्रिटिशर्स चले जाए। समझ में आया? और वो क्या कह रहा है कि मैं म्युनिसिपैलिटीज को रिफॉर्मेशन कर रहा हूं। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था ये। तीसरा काम, पुलिस रिफॉर्म्स। उसने बोला मैं पुलिस को क्या करना चाहता हूं, मॉडर्नाइज करना चाहता हूं, ताकि भारत में लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल रहे और जो पीपल हैं वो एक हैप्पी लाइफ जिए, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जिए। बंदे का अकल देखो क्या है। अच्छा, लोगों को खुश कर रहा है, देखो जी मैं तो आपका आदमी, ठीक है, मैं पुलिस को रिफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ, ताकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ठग आ रहे हैं, चोर चक्के आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, इनको मैं सप्रेस करना चाहता हूँ। आप शांति से घर में सो, कोई चोर नहीं आएगा। ठीक है जी, ऐसा आदमी लग रहा है वो। पुलिस को क्यों रिफॉर्म किया, एक्सट्रीमिस्ट को प्रेस करने के लिए। मैं कह रहा हूं ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, वही काम चल रहा है उसका। चौथा काम, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। पहला, पूसा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करना। दूसरा, एक एग्रीकल्चर लॉ लेके आया, बहुत प्यारा लॉ, बहुत प्यारा लॉ। आज के समय ये लॉ भारत के सिर्फ एक ही स्टेट में है, वो कौन सा, महाराष्ट्र। बहुत प्यारा लॉ। ये लॉ क्या था, उसने बोला भारत के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है वो ऐसा आदमी नहीं खरीद सकता जो फार्मर ना हो। कितना प्यारा लॉ है, आज भी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेने जा रहे हो तो पहली बात ये आपको फार्मर होना पड़ेगा। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड नहीं खरीदा जाएगा। अगर आप फार्मर नहीं हो, बिजनेसमैन हो, आप ले ही नहीं सकते लैंड। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी मिलेगी। देखो उसने किसानों के लिए कितना काम किया। अब बताओ इंटरनल एजेंडा क्या था। नहीं, वो ऐसे नहीं कर रहा कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूं ना, उसके इशारे कहीं और चल रहे हैं। उसको क्या प्रॉब्लम थी इसमें, अंग्रेजों की लग जाती तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कितनी लगा लेंगे, इतने इनके पल्ले था कि इंडस्ट्री लगा ले, एक दो लग भी गई तो क्या हो गया। सर एक चीज याद रखो, फार्मर्स की मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी, फार्मर्स की। आप अकेले चल जाओ ना डीसी के सामने, वहां पर बोलो पंजाब सरकार मुर्दाबाद, डीसी मुर्दाबाद, उन्होंने पकड़कर तुमको ऐसा पुट्ठा टांगना ना, तुम मुड़ के नहीं दिखोगे गांव पर। और वहीं अगर तुम चले गए 80,000 लोगों के साथ
और बोलो वहां डीसी मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, वो खुद आएंगे आपके पास और खुद कहेंगे यार ऐसे गर्मी क्यों खा रहे हो, क्यों हेयर स्टाइल खराब कर रहे हो, अच्छे बड़े शाहरुख खान लग रहे हो, आओ यार तुमको चाय पिलाएं, ठंडे हो जाओ। मेजोरिटी मेजोरिटी, क्योंकि किसान जो थे मेजोरिटी में थे। अगर भारत में कोई मूवमेंट होती है तो कौन लेके आएंगे? किसान। मेजोरिटी लोगों से पंगे नहीं लेने। अकबर भी बहुत सियाना था, हिंदुओं से पंगा नहीं होता था। कर दिया था ना उसने, हिंदुओं के साथ दोस्तियां करनी शुरू कर दी थी ना उसने। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था ये। चलिए, ये इसके मेजर रिफॉर्म्स से। फिर आप ये बोलोगे सर रिफॉर्म्स ऐसे थे, लॉर्ड कर्जन को आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं, पहली बात ये कौन था? सियाना कौआ। जरा सियाना कौआ होता ना, वो झूठ में गिरता है हमेशा, ठीक है। अंग्रेज बड़े खुश, कहते यार क्या कर दिया तुमने, कमाल कर दिया, भनक भी नहीं पड़ी और बांध दिया रस्सी से इन लोगों को, ठीक है। पर सियाना कौआ ना, झूठ में तो उसने गिरना ही गिरना है। अल्टीमेटली इस सियानेपन में इसने क्या कर दिया, ये फैसला ले लिया, यहीं पर ये मरा, यहीं पर ही इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि इसको ऐसा लगा जो मैं कर रहा हूं लोगों को क्या पता लग रहा है। अब लोगों को पता लग गया कि तुम्हारी अंदर की मंशा है क्या, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये वो टाइम था जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था, और वाइसरॉय की सीट कहां पर थी? कलकत्ता। क्योंकि उस समय बंगाल क्या थी? भारत की राजधानी। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम क्या था? एंड्रयूज फ्रेजर। एंड्रयूज फ्रेजर। एंड्रयूज फ्रेजर को लॉर्ड कर्जन बुलाता है अपने ऑफिस में, और एंड्रयू फ्रेजर से ये बात बोलता है, यार क्या ऐसी दिक्कत है कि बंगाल जो है वो एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ बनता जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ बनता जा रहा है। क्या ऐसी दिक्कत है कि बंगाल में नेशनल मूवमेंट अपनी पीक में जारी है? अगर इस नेशनल मूवमेंट को ना रोका गया तो कहीं 1857 जैसा रिवोल्ट फिर ना हो जाए, मुझे इसकी रिपोर्ट दो। तो एंड्रयू फ्रेजर ने क्या बोला? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बंगाल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बंगाल के अंदर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण क्या है? बंगाल ही वो पहला प्रदेश था जिसको आपने जीता था ब्रिटिशर्स ने, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। जब इन लोगों ने इन विचारों को पढ़ा तो उससे क्या हुआ, इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई, ठीक है। अब उसने कहा इसका हल क्या है? कहता सर हल ये है कि अगर तो आपने मॉडर्न एजुकेशन को बंद किया तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। मॉडरेट्स आपका सिर फाड़ देंगे क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है,
और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी। वो कहता करना क्या चाहिए, पहला काम उसने सीधा कह दिया सर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दो, ह्यूमैनिटीज को बढ़ावा ना दो। ये हम पढ़ चुके हैं, इसी के कहने पे ही उसने वो काम किया था। ठीक है। दूसरा उसने बोला इसका एक ही हल है, ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट जाए। अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट जाएगी तो नेचुरली बात है जो नेशनल मूवमेंट है वो भी क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। क्लियर है जी। सलाह किसने दी, एंड्रयू फ्रेजर, जो कौन है जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन मास्टरमाइंड। याद रखना ये चीज, सारे कहते हैं कि रिजली था, नो, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मेन कल्प्रिट था, ना तो वो रेजली था और ना ही वो कर्जन था, ये कौन था, एंड्रयूज फ्रेजर। ये इसके दिमाग की उपज थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाए। ठीक है। अक्सर लोग क्या कहते हैं लॉर्ड कर्जन ने किया था, कर्जन को सलाह इसने दी थी। ही इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। चलिए, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, सर रिजली। सर रिजली, RAISLEY। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठता था, लंदन। बताया था ना मैंने आपको 1858 एक्ट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको 15 लोग असिस्ट करते थे। अब ये जो रिपोर्ट गई ये कहां पर गई, सीधी लंदन। और कर्जन ने यहां पर पूछा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि सर आपका क्या विचार है इसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ना, पावर तो आपके पास है, मैंने आपसे पूछ के करना है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या बोला, बंगाल यूनाइटेड इज पावरफुल, बंगाल पार्टीशन इज वीक। ये चिट्ठी लिख के भेज दी उसने कर्जन को। बंगाल अगर यूनाइटेड रहेगा तो वो पावरफुल रहेगा और वहां पर ऐसी नेशनल मूवमेंट चलती रहेगी। बंगाल में अगर आप पार्टीशन कर देते हो तो इससे बंगाल वीक हो जाएगा और ये नेशनल मूवमेंट भी वहीं पर ही दब जाएगी। यानी सीधी सीधी हरी झंडी थी, पार्टीशन कर दो। (1903) में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन अनाउंस करता है कि 1905 आते आते हम बंगाल को क्या करना चाहते हैं, पार्टीशन। बंगाल उस समय क्या था, बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, सर ये स्टेट्स होते थे। जो आज की ये चीजें हैं, ये पॉलिटिकल इंटेंटिटीज हैं, ये उस बंगाल में आती थी। आप खुद जज कर सकते हैं बंगाल कितना बड़ा था। ठीक है। उसने ये बात बोली, मॉडरेट ने नेचुरली, अगर आप ये बात बोलोगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने डालना शुरू कर दिया कि भैया आप पार्टीशन क्यों करना चाहते हो। उसने बोला हम पार्टीशन इसलिए करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है और अकेले बंगाल के गवर्नर से ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो बंगाल को संभाल सके। इसलिए हम उसके एडवाइस पे एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए हम बंगाल को पार्टीशन करने लगे हैं। हवाला क्या दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का,
अंदर खाते क्या चीज है? हिंदू मुसलमान को वीक करना, ठीक है। तो कैसे? अब स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने पूछा भैया करना क्या चाहते हो आप? कर्जन कहता मैंने बंगाल को पार्टीशन करना है। एक होगा वेस्ट बंगाल और एक होगा ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आएगा बिहार, ओडिशा, और जो बंगाल का वेस्ट का इलाका है, जो आज के समय हमारा भारत का बंगाल है, जिसकी कैपिटल कैलकाटा है। तो उसने कहा पहला चीज क्या बनेगी? वेस्ट बंगाल, जिसमें आएगा बिहार, ओडिशा और आज का बंगाल। दूसरा क्या बनेगा? ईस्ट बंगाल, इसमें क्या आएगा? आज का बांग्लादेश, असम और कुछ एरियाज मणिपुर के। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए ये करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला यहां की जो कैपिटल रहेगी वो कौन सी रहेगी? कैलकाटा। और यहां की कैपिटल कौन सी रहेगी? ढाका। अपने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए हम ये कर रहे हैं। सर आप ध्यान से इस चीज को देखो, आपको क्या चीज दिख रही है यहां? बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र, हिंदुओं का और बौद्ध का एरिया, ठीक है। बंगाल में वैद्यनाथ धाम, बिहार में वैद्यनाथ धाम, बिहार में गंगा, ठीक है, और वहां पर पिंडदान भी होते हैं। तो बिहार कौन सा रीजन है? हिंदुओं का। ओडिशा जगन्नाथपुरी लिंगराज टेम्पल, हिंदू डोमिनेटेड। वेस्ट बंगाल कैलकाटा काली देवी का टेम्पल, मेला भी लगता है वहां पर, हिंदू डोमिनेटेड एरिया। यहाँ जो बांग्लादेश मुसलमान डोमिनेटेड एरिया। असम में दंगे क्यों हो रहे हैं? मुसलमान है वहां पर, ठीक है। मणिपुर में दंगे क्यों हो रहे हैं? मुसलमान है वहां पर। और टेक्निकली ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश। शुरू से वहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। बिहार ओडिशा की लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? बांग्लादेश की बांग्ला उर्दू और बांग्ला। तो देखो वो क्या कर रहा है, साफ तो नजर आ रहा है वो करना क्या चाह रहा है। हवाला दे रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस चाहिए। वो कर क्या रहा है? बेसिकली वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया को मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से अलग कर रहा है, यानी हिंदू मुसलमानों की यूनिटी को वो तोड़ रहा है। और अगला काम क्या किया? ढाका का नवाब कौन था? नवाब सलीमुल्लाह। इसको बोला बीच में मत बोलना, ये चीज आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि बंगाल हिंदू डोमिनेटेड एरिया बन रहा था, वहां पर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, आपको सिविल सर्विसेज में एंट्री नहीं मिल रही थी। जैसे ही ईस्ट बंगाल मिल जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन में भी मुसलमान आएंगे और यहाँ पर जो जॉब्स आएंगी वो भी ज्यादातर किनको मिलेंगी? मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान की पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा है। इसको चुप करा दिया उसने नवाब सलीमुल्लाह। और ये नवाब सलीमुल्लाह ये पता क्या करेगा बाद में? 1906 में, अभी पढ़ाने लगा हूं मैं, मुस्लिम लीग बना देगा। सोचो इस बंदे को उसने कितना भड़काया होगा। जो एक टाइम पे राष्ट्र की बात करता था कि अंग्रेजों की यहां से हटाओ, वो बंदा 1906 में क्या करेगा? मुस्लिम लीग की स्थापना करवाएगा आगा खान के साथ मिलकर। उसको समझा दिया अगर मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, अगर मुसलमानों को जॉब चाहिए, तो भैया आपको ईस्ट बंगाल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है
और मुस्लिम पॉपुलेशन ही जॉब्स लेगी। ठीक है जी, क्लियर है। कांग्रेस ने इसका रजिस्ट किया। कांग्रेस ने बोला टेक्निकली जो बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए। कैसे? आप बिहार और उड़ीसा को अलग कर दो और बाकी का बंगाल जो है उसको अलग कर दो। जो बाकी का बंगाल है वहां पर क्या बोली जाती है? बंगाली। उड़ीसा और बिहार में ज्यादातर कौन सी बोली जाती है? हिंदी। आप लिंग्विस्टिक बेस पे सेपरेशन क्यों नहीं कर रहे? पढ़े लिखे थे यार, वो पागल नहीं थे, उनको भी बात समझ में आ रही थी कर क्या रहा है। आप लिंग्विस्टिक बेस पे करो ना, आप पॉपुलेशन की बेस पे क्यों कर रहे हो? ठीक है, लॉर्ड कर्जन कहता हम नहीं सुनेंगे, ये चीज फाइनल है। और जुलाई 1905 को उसने साफ कह दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा ही होगा। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, अप्लाई कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसने कहा मुझे आके ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या करना है कैसे करना है, चुपचाप ये मेरा फैसला, इसको एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो लाठियां खाओ, बात खत्म। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भनक होगी थी ये करना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही 1903 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की गई थी उस समय एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला। और ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहां से शुरू हुआ? बंगाल से। बंगाल से 1903 से लेकर 16 अक्टूबर 1905 तक ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये कौन चला रहा था? मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या है? हाथ जोड़ो, भीख मांगो, पटिशन करो। अब बताओ इस तरीकों से पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो सकता है? नहीं। वही काम, पटिशन, प्रोटेस्ट, पीस। उन्होंने कुछ नहीं सुना इनका और 16 अक्टूबर को पार्टीशन करके लांबे गए। तिलक ने पता क्या बोला? तिलक कहता ये जो मॉडरेट्स है ना, ये कौन है? राजनीतिक भिखारी। ऐसे भिखारी जो पढ़े लिखे हैं और राजनीति में बैठे हुए हैं, बस इनके पास एक डोंगा नहीं है, वो लाके दे दो। वो राजनीतिक भिखारी, इनके कपड़े फाड़ दो, काम इनके वही है। ऊपर से मत देखो सूट टाई लगाई हुई है, इनके अंदर की विचार देखो, ये डोंगा लेके पैदा हुए हैं। उसने कहा राजनीतिक भिखारी हैं ये लोग, और इनके होते कभी भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। 16 अक्टूबर 1905 के बाद जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो किसके हाथ में चला गया? एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चला गया। और एक्सट्रीमिस्ट क्या नारा दे रहे थे? तो भैया अगर पार्टीशन को रोकना है तो आपके पास एक ही हथियार है, फॉरेन गुड्स को क्या करो? बायकॉट करो और स्वदेशी गुड्स को पॉपुलर करो। इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स वीक होंगे, इनकी कमर टूटेगी, अपने आप बंदे के पुत्र बनेंगे और पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म करेंगे, जैसे चाइना और मालदीव होना था, हुआ था ना। ठीक है, तो यहां से क्या स्टार्ट होता है भारत में? स्वदेशी मूवमेंट। समझ में आया?
देखो उनकी तो आइडियोलॉजी यही है, आप प्रेशराइज करो, उनके प्रोडक्ट्स मत लो, अपने आप सीधे हो जाएंगे वो। ऐसे कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे, बाबा मत करो जी पार्टीशन बंगाल, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हुआ भी कुछ नहीं। ठीक है, वही कर ही दिया उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अब क्या चला, स्वदेशी मूवमेंट। चलिए 16 अक्टूबर 1905 से भारत में क्या चलता है, स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर पार्टीशन के खिलाफ रक्षा बंधन बनवाया। और ये रक्षा बंधन क्या था, मुसलमान और हिंदू आपस में अपनी कलाइयों में क्या बांध रहे थे, धागे बांध, राखी बांध रहे थे। इसका मतलब ये किसका प्रतीक था, यूनिटी का, कि हम अभी भी क्या है, एक हैं। इसके अलावा उन्होंने एक गाना लिखा, इसका नाम क्या था, अमर सोनार बांग्ला। बांग्ला अमर रहे, बंगाल अमर रहे, कभी ना टूटे। ठीक है, आज के समय ये कहाँ का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का। आज के समय ये कहाँ का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश। बताओ, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है, तुम्हारा राष्ट्रगान हमने लिखा है, ये तो डैडी हैं तुम्हारे, फिर तुम डैडी को आंख दिखाते। ठीक है, एक राष्ट्रगान तो लिख नहीं पाए अपने आप, अमर सोनार बांग्ला। आगे चलिए, कृष्ण कुमार मित्र एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जिन्होंने इस समय बोला अपनी संजीवनी न्यूज़पेपर में, उनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था, संजीवनी, कि आप क्या करो, स्वदेशी को यूज करो। तो क्रेडिट गोस टू कृष्ण कुमार मित्र, जिन्होंने अपने अखबार में स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया था, जिसके चलते पूरे बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट फैलना शुरू हो गया। कृष्ण कुमार मित्र। आगे चलिए, आस्ता आस्ता स्वदेशी मूवमेंट पूरे बंगाल में फैल गया, और बंगाल के बाद दिल्ली, आंध्रा, पंजाब, और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ इंडिया और डेक्कन इंडिया में फैल गए। हर जगह एक ही बात चल रही थी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करो और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करो। और अब लीडरशिप किनके हाथ में है, एक्सट्रीमिस्ट। अंग्रेज टेंशन में, अब क्या करें, ये तो पंगा हो गया। चलिए, पंजाब में इसको किसने चलाया, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह कौन थे, शहीद आजम भगत सिंह के चाचा। तो पंजाब में इस मूवमेंट को कौन चलाता है, अजीत सिंह। ठीक है, आगे चलिए। इसमें एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला कि हम अपने डोमेन को बढ़ाएंगे, स्वदेशी तो है ही है, यानी अपनी चीजों को यूज करो। बॉयकॉट, अंग्रेजी प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करो। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन, अंग्रेजी स्कूलों का भी बॉयकॉट, अंग्रेजी कॉलेजेस का भी बॉयकॉट, और अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस बनाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वराज।
स्वराज इज माय बर्थ राइट और मैं इसको लेके रहूंगा। तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। स्वराज का मतलब क्या है? अपना राज, इंडियंस का राज, फॉरेनर्स का राज खत्म। भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो किसका चलेगा? भारतीयों का चलेगा। ठीक है, अब देखो इसका डोमेन बढ़ चुका है। आगे चलिए, इसमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। मैंने आपको बताया कि वो चाहते थे भारत की अपनी एजुकेशन हो, जिसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। पहला कॉलेज जो सिर्फ भारतीयों ने बनवाया था और इसके प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष। दूसरा, बंगाल टेक्निकल कॉलेज की स्थापना की गई, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। किन्होंने की? भारतीयों ने। तीसरा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई, जिसका काम क्या था? भारत में भारतीयों ही द्वारा अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोलना और प्रमोट करना। अपना सिलेबस आप तय करना, हमने लोगों के, अंग्रेजों के सिलेबस पे भी नहीं चलना। ठीक है, हम अपना सिलेबस आप तय करेंगे, भारत की अपनी एजुकेशन चलेगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एजुकेशन की फील्ड में। आर्ट की फॉर्म में, आर्ट की फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुई। भारत के अंदर भारतीय आर्ट को प्रमोट किया गया, अंग्रेजी पेंटिंग्स का बॉयकॉट किया गया और भारतीय पेंटिंग्स को यूज किया गया। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, तो एक बंदे का नाम आएगा, अरविंदर नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अरविंदरनाथ टैगोर। और इन्होंने क्या किया? बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की, जहां पर भारतीयों द्वारा जो प्राचीन पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उस पेंटिंग्स को बनाया गया। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। समझ में आ गया? आगे चलिए। आचार्य पी.सी. रॉय भारत की पहली अपनी केमिकल फैक्ट्री लगाई। जहां केमिकल्स बनते थे, भारत के किसी बंदे ने अपनी फैक्ट्री, जिसमें फॉरेनर्स का कोई योगदान नहीं। आगे चलिए। पी.सी. पिल्ले भारत में पहली शिपिंग इंडस्ट्री लगाई। कहां पर? चेन्नई। इसका मतलब अब ये मूवमेंट कहां तक चलेगी? साउथ इंडिया तक, पैन इंडियन कैरेक्टर को टच करके। हाँ जी, पी चिदंबरम पिल्ले, पीसी पिल्ले कर लो आप, पीसी पिल्ले साउथ इंडिया के थे,
और इन्होंने अपनी एक शिपिंग इंडस्ट्री बनाई, कहां पर? चेन्नई में। लोकल प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है, फॉरेनर गुड्स को बाइकआउट किया जा रहा है। पूरे देश में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की होली बनाई गई। होली का मतलब ये नहीं रंग फेंके गए, होली का मतलब उसका दहन किया, आग में दहन किया। रंग वाली होली से एक दिन पहले होती है होली का दहन। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का क्या किया गया? दहन किया गया। ठीक है। विमेन, चिल्ड्रन, यंगस्टर्स भी इसमें रहे, मुस्लिम्स, कुछ मुसलमान भी इसमें रहे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? किसानों की एब्सेंस थी, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने किसानों को खुश कर दिया था। देखा बंदे का दिमाग, अगर ना करता फिर पड़ गया था ना पंगा। ये सब सोची समझी चल रही थी उसकी। भारत के अंदर जो 80% लोग कौन थे? किसान। उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि वो सरकार से खुश थे। क्लियर है जी? आगे चलिए। दिल्ली में इस मूवमेंट को किसने चलाया? आका रजा खान। आका रजा खान। इसी बीच 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है बनारस में, और इस सेशन को हेड कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इस सेशन में दो विचारधारा बैठी हुई हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। जो स्प्लिट हुआ था ना, उसकी झलक यहां से शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि अब जो प्रदेश रह गए हैं उसको भी टच करो, इसको पूरे भारत में फैला दो, पूरे भारत में फैला दो। और डिमांड करो किस चीज की? अब स्वराज। अब हमको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। स्वदेशी चल रहा है, बाइकआउट चल रहा है, तीसरा नेशनल एजुकेशन हो गया, अब क्या चाहिए हमको? स्वराज। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कर दो, बिगुल बजा दो, कह दो कि हमको स्वराज चाहिए। सर मॉडरेट्स नहीं माने, मॉडरेट्स नहीं माने। मॉडरेट्स ने बोला तुम कहते हो कि स्वराज चाहिए, शासन दे दो, चलो दे दिया, तुमको आता है चलाना? क्या तुमको एक्सपीरियंस है? राजे महाराजे वाले शासन मॉडर्न इंडिया में थोड़ा चल सकते हैं। संविधान बनाना, क्या तुमको पता है संविधान कैसे बनता है? तुम काली कर रहे हो। अपनी जो मूवमेंट है ना, वो स्वदेशी और बाइकआउट तक ही सीमित रखो। ठीक है, एजुकेशन कर दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वराज तक मत जाओ, इतने चौड़े मत हो। ये मत सोचो कि हमको सब कुछ आ गया, तुमको शासन करना नहीं आता। पहली बात। और अगर तुमने पूरे भारत में इस मूवमेंट को फैला दिया, कहीं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की बहुत जरूरत है अभी भी भारत को, क्योंकि मॉडरेट्स क्या मानते थे? अंग्रेज रूल क्या है? ब्लेसिंग है। ट्रेन किसने दी? अंग्रेजों ने। टेलीग्राफ किसने दी? अंग्रेजों ने। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट किसने दी? अंग्रेजों ने। पक्की रोड किसने दी? अंग्रेजों ने। रेलवे अंग्रेज, टेलीग्राफ अंग्रेज, आईसीएस अंग्रेज, मॉडर्नाइज आर्मी अंग्रेज। तुम कर सकते थे? मॉडर्न कैनाल्स अंग्रेज, तुम कर सकते थे?
उन्होंने कहा कि अपनी हद तक रहो, स्वराज की बात मत करो, इसको पूरे इंडिया में ना लेके जाओ, ये बंगाल तक ही सीमित है, ठीक है, जो छुटपुट हो रहा होने दो उसको। अगर अंग्रेज चले गए बहुत बुरा हो जाएगा, हम लोग वहीं के वहीं आ जाएंगे, हमारे पास अभी इतनी इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। और यहीं से टेंशन पड़ गई किसके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। आगे चलिए, अगला सेशन कैलकटा सेशन 1906। अब पहली लड़ाई किसके चक्कर में होगी कि इस सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा। मॉडरेट चाहते थे कि हम करें। देखो स्पीकर का बहुत बड़ा महत्व है। पार्लियामेंट की कभी बहस सुना, स्पीकर पता क्या करता है, अगर बीजेपी पार्टी का है तो वो कांग्रेस वालों को दबा देगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बोलने नहीं देगा। स्पीकर का बहुत महत्व है, ठीक है। तो उनके बीच में लड़ाई होगी कि प्रेसिडेंट किसका होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट कहीं हमारा होना चाहिए, मॉडरेट्स कहीं हमारा होना चाहिए, क्योंकि जिसका प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप से बहस को चलाएगा और अपने आप लॉ पास करवाएगा, ठीक है। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हाथापाई होने लगी थी, होते होते बच गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सारे मिलके किसको बना दो, धारण भाई नौरोजी। ही इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात, स्वराज का बहुत बड़ा समर्थक, चाहे मॉडरेट था, स्वराज का बहुत बड़ा समर्थक। और इस सेशन में 4 एजेंडे पास कर दिए गए। पहला एजेंडा बॉयकॉट, दूसरा स्वदेशी, तीसरा नेशनल एजुकेशन और चौथा स्वराज। मॉडरेट्स ने ये सोचा कि हमको ठग लिया लोगों ने, क्योंकि टेक्निकली जीत किसकी हुई है यहां पर, एक्सट्रीमिस्ट के। टेंशंस और ज्यादा बढ़ने लग पड़ी, बहुत ज्यादा बढ़ने लग पड़ी। और टेंशन सिर्फ इनके लिए नहीं, टेंशन अंग्रेजों के लिए भी बहुत थी, क्योंकि अंग्रेज भी इकोनॉमिकली डाउन हो रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड घटती जा रही थी और उनकी कमर टूटती जा रही थी। अब करें तो करें क्या। तो अंग्रेजों ने पॉलिसी चली डिवाइड एंड रूल। लास्ट हथियार इनके पास क्या था, डिवाइड एंड रूल। पहला टारगेट मुस्लिम्स। ढाका के नवाब को भड़काया गया, इस समय वाइसरॉय चेंज हुआ और अगला वाइसरॉय कौन आता है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को ढाका का नवाब मिलता है शिमला में, और उसके साथ कौन होता है, आगा खान और बाकी मुस्लिम्स। लॉर्ड मिंटो को कहता, सर हम चाहते हैं कि आप हमको भी सरकारी नौकरियां उतनी दें जितनी आप हिंदुओं को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हम लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन उतनी रखें जितनी हिंदुओं की दे रहे हैं, ठीक है। मूर्खों को ये नहीं पता कि हमने कितनी एजुकेशन ली और हिंदुओं ने कितनी एजुकेशन ली है। उनको अपने बंदों को वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे और डिमांड क्या कर रहे हैं, हमको नौकरी दो। उन लोगों ने तो ली है वेस्टर्न एजुकेशन, तभी तो मॉडरेट्स बन के आए, ठीक है। लॉर्ड मिंटो क्या कहता, अगर ये चीजें चाहिए
तो कुछ लेके आओ, ऐसे नहीं मिलेगी वो चीज, कुछ थैला थुला कुछ तो लेके आओ। सामान मंडी में आए हो प्याज लेने तो कुछ तो लेके आओ। वो कहते सर कौन सा थैला लेके आए? वो कहते मुझे को थैला नहीं लेके आना। जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी तरह एक मुसलमानों की भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, हमसे डिमांड करवाओ, फिर हम तुमको डिमांड पूरी करेंगे। और पहला टारगेट कौन सा? मुस्लिम। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, डिवाइड एंड रूल मूवमेंट को तोड़ना था। ठीक है, कौन फाउंडर थे? ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और आगा खान। कर दिया ना लग हिंदू मुसलमानों को। मूवमेंट वीक, और इन लोगों ने पहला ही काम ये कर दिया, आते ही बम फोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कह दिया हिंदू डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और आह्वान किया जितने भी मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस में है सारे वापस आ जाओ और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करो। टूट गया मूवमेंट। दिमाग देखा बंदे का। मूवमेंट की जो इंटेंसिटी थी कम होगी, और अंग्रेजों की अब ये सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनको अंग्रेजों से चीज चाहिए। जहां 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अब 50 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मूवमेंट अपने आप कम होगी। अगला काम, अगला टारगेट, मॉडरेट्स। कुछ मॉडरेट्स लीडर को लॉर्ड मिंटो ने शिमला में बुलाया और उनको बोला यार एक्सट्रीमिस्ट मूर्ख है, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, हम तो चाहते हैं तुमको स्वराज देना, ये कौन सी नई बात है? रानी साहिबा तो उनको कह के आई थी कि भैया तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, इनको सेल्फ गवर्नमेंट दो, ये कौन सी नई बात कर रहे हो? हमारी रानी हमेशा चाहती है, तुम रानी के क्या हो? बच्चे हो। माँ कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती। हम देंगे तुमको, हम क्या देंगे तुमको? सेल्फ गवर्नमेंट, पर इस तरीके से नहीं देंगे, ये हमको पसंद नहीं आया, हम आपसे बहुत नाराज हैं सर, हम आपसे बहुत नाराज हैं, ये तरीका पसंद नहीं आया हम, बस ये डुल गए। और इन्होंने वहीं पर नारे लगा दिए, एक्सट्रीमिस्ट मुर्दाबाद, बाल गंगाधर तिलक मुर्दाबाद, लाला लाजपत राय मुर्दाबाद। कर दिया ना काम उसने। अब गुस्सा एंगर पूरा था। 1907 में होगी जी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग। कहां पर हुई? सूरत में। चलो जी, पहली लड़ाई तो किसकी है? प्रेसिडेंट की, कि किसने इसको प्रोसाइड करना है। मॉडरेट कहते हैं हमारा करेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हमारा करेगा। लड़ाई होगी। लड़ाई तो क्या होगी? कुर्सियां, टेबल, चप्पल, बैट, बल्ले सब चल गए। मतलब आप वहां पर देखो तो कभी जूता उड़ रहा है, कभी टेबल उड़ रही है, कभी टोपी उड़ रही है, कभी कुछ उड़ रहा है, ये वाला सीन हो गया। और अल्टीमेटली क्या बोला गया? रास बिहारी बोस को यहां का चेयरमैन बनाया जाए। रास बिहारी बोस बन गए। चलो फिर से मुद्दा आ गया, स्वराज को कैसे माना है? अब वो गए हमको अभी चाहिए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो लेंगे ही लेंगे। वो कहते, मॉडरेट्स कहते नहीं भैया हमको वो दे देंगे। फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर अंडे केक सब चला, और अल्टीमेटली क्या हुआ? किसी आदमी ने पता नहीं क्या किया, जूता पकड़ के ऐसा घुमाया कि फिरोज शाह मेहता के मुंह पे लग गया। फिरोज शाह मेहता के मुंह पर लग गया। फिरोज शाह मेहता मॉडरेट, उन्होंने कहा वो सबका फुफड़, जैसे बरात में फुफड़ रुसी जाता ना, परे जाके बैठ जाता है, वैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फूफा था, ये रुस गया। इसने कहा जब तक एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे मैं यहाँ पर नहीं एंटर करूंगा। रिजल्ट, इतनी खींचातानी हुई कि 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली स्प्लिट
एक्सट्रीमिस्टों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और इस तरह स्वदेशी मूवमेंट को अंग्रेजों ने वीक कर दिया। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट बाहर आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट खत्म। अगली पॉलिसी, बाल गंगाधर तिलक अरेस्टेड, अरबिंदो घोष अरेस्टेड, लाला लाजपत राय अरेस्टेड, वीसी पॉल अरेस्टेड, मूवमेंट कोलैप्स। कोई डंडा नहीं चलाने की जरूरत यार, दिमाग सबसे इंटेलिजेंट है। वे बड़ा कहते हैं अकल बड़ी या भैंस, मज नहीं वड्डी, अकल वड्डी है, बत नहीं चाहिए। उसने कोई डंडा चलाया, कोई मज लेके आया या कोई रेसलर कराया? उसने कुछ नहीं कराया, बस अपना दिमाग लगाया, तोड़ दी मूवमेंट उसने। और दिमाग देखो कितना शातिर है उस बंदे। मूवमेंट स्लो खत्म ही होगी, स्लो डाउन क्या खत्म ही होगी। क्लियर है? फिर आए मुस्लिम लीग, सर हमने कर दिया ना काम, अब हमको भी तो कुछ दो। आपने कहा था हम बैग लेके आएंगे तो देंगे, ठीक है, अब हमको भी कुछ चाहिए, चलिए मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के पेपर से, कितनी बार। सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, क्या था ये? मलेरकोटला, कहाँ, वहां पर ज्यादा कौन है? मुसलमान। तो वहां जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे वो कौन खड़े होंगे? मुसलमान, हिंदू ही खड़े। बनारस क्या हिंदू डोमिनेटेड एरिया है? वहां हिंदू भी खड़े होंगे और मुसलमान भी खड़े होंगे, पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में सिर्फ मुसलमान खड़े होंगे, हिंदू या कोई और कम्युनिटी नहीं खड़ी होगी। और जब मुसलमान खड़े होंगे मुसलमान ही जीतेंगे, हिंदू कैंडिडेट का तो मतलब ही कोई नहीं है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा कौन जाएंगे? मुसलमान जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको हम पंप देंगे और फिर पाकिस्तान बनवाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, समझ में आ गया? और यहीं पर ही बीज बो दिया गया किसका? पाकिस्तान। आपने मुसलमानों को एक अलग कम्युनिटी समझ लिया ना, आपने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं के बीच में आती ही नहीं, उनका कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग है। ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, पार्टीशन के बाद जो ईस्ट बंगाल बनाया गया, वहां के गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया? वेमफील्ड फ्यूलर। वेमफील्ड फ्यूलर, वेमफील्ड फ्यूलर पता कौन आदमी था? ये कौन आदमी था? ये कहता मेरी दो पत्नी है जी, एक हिंदू एक मुस्लिम, दो बेगमें हैं मेरी, एक हिंदू और एक मुस्लिम, मुझे मुसलमान बेगम ज्यादा पसंद है। इस बंदे को कहां का लगा दिया? ईस्ट बंगाल का गवर्नर। और वहां जाके क्या हरकतें करेगा आपको पता ही है, उसकी बेगमें तो बैठी हुई है वहां पर सारी।
इस तरह स्वदेशी मूवमेंट डेड। 1909 आते आते स्वदेशी मूवमेंट खत्म। क्लियर है जी, समझ में आ गया? कितने बजे लगती क्लास है? कितने बज गए अभी? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आ गया? चलो थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?